नमस्कार, मैं सुजल दवे। एक सीरियस खबर है। कोरोना की दूसरी लहर देश में भयावह साबित हो रही है। चिंता का विषय यह है कि कोरोना की यह लहर सबसे ज़्यादा बच्चे और नौजवानों को संक्रमित कर रही है। केंद्र के स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले से अगर बोलूँ तो 3,011 राज्यों में कोरोना के सबसे ज़्यादा मरीज सामने आए हैं। उसमें से 15 से 44 साल की आयु के मरीज सबसे ज़्यादा है। मंत्रालय ने बताया कि 5 राज्यों में 80,000 से भी ज़्यादा बच्चे संक्रमित हो चुके हैं। उस पर चिंता यह है कि जिन बच्चों के लिए बाजार में वैक्सीन मौजूद नहीं है वो बच्चे संक्रमित हो रहे हैं। केवल महाराष्ट्र में 60,000 से ज़्यादा बच्चे संक्रमित हैं, जिसमें से 9,000 से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनकी आयु 5 साल से कम की है। सोचने वाली बात यह है कि 5 साल की कम की आयु के बच्चे कहाँ गए होंगे और कैसे संक्रमित हुए। इस बीच अहमदाबाद की तस्वीर को ठीक नजर नहीं आ रही। कहीं पे वैक्सीन की कमी हो रही है तो कहीं अस्पतालों में जगह नहीं है। आप वीडियो में जो देख रहे हैं वो अहमदाबाद के सिविल अस्पताल के दृश्य है। रात को मरीजों को लेकर एम्बुलेंस आती तो है, पर अस्पताल में जगह न मिलने पर मरीजों को दूसरी अस्पताल ले जाना पड़ रहा है। यहां याद दिला दूं, सिविल अस्पताल ने मंगलवार को ही स्पष्ट कर दिया था कि हमारे पास 1200 बेड की क्षमता है, जिसमें से 1000 बेड भर चुके हैं। बुधवार सुबह वो भी भर जाएंगे। हालत बेकाबू हो गए और राज्य के उप मुख्यमंत्री नितिन भाई को बुधवार सुबह अस्पताल का दौरा करना पड़ा। अस्पताल का दौरा करने के बाद पटेल साहब ने पत्रकारों से बात की और बताया हालत बड़े नाजुक है। हमने एसवीवी हॉस्पिटल में 1000 बेड बढ़ाए हैं। कैंसर हॉस्पिटल में भी 100 बेड बढ़ा चुके हैं। कांग्रेस के सांसद शक्ति सिंह ने आरोप लगाया था कि गुजरात सरकार के पास वेंटिलेटर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं है, जिसके जवाब में पटेल ने बताया ये गलत बात है, हमारे पास वेंटिलेटर पर्याप्त है। पटेल ने यह भी बताया अगले 4 से 5 दिन के भीतर 200 बेड की और व्यवस्था कर दी जाएगी। हम राज्य के राजकोट, सूरत और बड़ौदा पर भी नजर रख रहे हैं। नितिन पटेल के पत्रकार परिषद के बाद सवाल खड़ा यह हो गया कि क्या हम कोरोना के सामने लड़ने के लिए सक्षम है, और अगर है तो कैसे। आज हम इसी विषय पर बात करना चाहते हैं। इस चर्चा में मेरे साथ हिस्सा लेने के लिए पूरा का पूरा पैनल मौजूद है। मैं सबका आपको परिचय करा देता हूं। मेरे साथ जुड़े भाजपा से वाई के गोहिल साहब, जो सरकार की भूमिका स्पष्ट करेंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कांग्रेस से कृतार्थ दवे, जो अपना पक्ष रखेंगे। मुंबई से वरिष्ठ पत्रकार सतीश सोनी जुड़े हैं, जो महाराष्ट्र का चित्र रखेंगे। और मेरे साथ जुड़े हैं आम आदमी पार्टी के प्रणव ठक्कर, जो अपना पक्ष रखेंगे। आप सभी का स्वागत करते हुए चर्चा की शुरुआत करता हूं। महाराष्ट्र गुजरात से जुड़ा हुआ है। महाराष्ट्र के अभी जो हालात है वो बेकाबू हो रहे हैं, परिस्थिति नियंत्रण के बाहर है और इससे गुजरात प्रभावित हो भी रहा है। तो थोड़ी सी जानकारी मैं महाराष्ट्र से ले लेना चाहता हूँ। सतीश सोनी जुड़े हैं। सतीश जी, संक्षिप्त में मुझे बता दीजिए इस वक्त महाराष्ट्र की हालत क्या है और गुजरात किस तरह से इससे प्रभावित हो रहा है। महाराष्ट्र में देखो, आज देश में सबसे ज्यादा जो 10 जिले प्रभावित है उसमें से 8 जिले महाराष्ट्र के हैं जी। 60,000 से अधिक केस अभी 2 दिन से लगातार आ रहे हैं और बॉम्बे में भी जो है 11,000 12,000 के आंकड़े नजर पड़ते हैं। जी। यहाँ पर भी जो कोरोना है वो बेकाबू हुआ है करके, लेकिन उसके लिए काफी चीज वो हम बोल सकते हैं। जैसे कि अभी आपने कहा कि बच्चे जो संक्रमित हो रहे हैं, अगर परिवार में कोई संक्रमित होता है तो अभी भी लोगों में इतनी दहशत तो नहीं है और वो लोग होम क्वारंटाइन होते हैं। जो बच्चे अगर घर में है तो माता पिता के साथ रहेंगे, तो इसलिए इन्फॉर्म भी नहीं करते हॉस्पिटल या तो प्रशासन को। दूसरी बात, जैसे कि अभी हमारे बॉम्बे या महाराष्ट्र में देखो तो फिगर के हिसाब से जो आंकड़े आए उसमें 20 से 30 साल से जो यंगस्टर्स है वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। संक्रमित होने में 20 से 30 साल के जो है 60,000 में से या तो 11-12,000 के आंकड़े में हम बोल सकते हैं 6,000 सिर्फ यही एज ग्रुप है, क्योंकि जो ये एज ग्रुप के यंगस्टर्स है वो एकदम बेफिक्रा ही दिखा रहे हैं। मास्क नहीं पहनते, सोशल डिस्टेंस नहीं करते हैं, हमें कुछ नहीं होने वाला है यह करके घूमते रहते हैं। और जिनके परिणाम ये होता है कि अभी भी उनको वैक्सीन नहीं मिल रही है, क्योंकि 45 प्लस को अभी जो शुरू किया है, ये जो 20 to 30 है तो उनको ये जो अभी लगातार कोरोना संक्रमित हो रहे हैं, एक वो भी कारण है। दूसरे कारण ये है कि हॉस्पिटल में जो बेड है, आपकी जैसी परिस्थिति बॉम्बे महाराष्ट्र में भी है। यहाँ पर हर गवर्नमेंट या दूसरे हॉस्पिटल आप देखो तो 15 से 20 ठीक। आपसे 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 आपसे
आपसे थोड़ा ये जानना चाहूँगा कि महाराष्ट्र की जो परिस्थिति बेकाबू हुई है, से गुजरात किस तरह प्रभावित हो रहा है? गुजरात और महाराष्ट्र की बॉर्डर जुड़ी हुई है। हाँ, दोनों राज्यों में जो है बाहर से जो लोग काम करने आते हैं हाँ, परमानेंट बोल सकते हैं। ठीक, दोनों राज्यों की गवर्नमेंट इस तरह से फैल गई है कि अगर यहाँ से जो बाहर जो पिछले जो कोरोना हुआ था लास्ट ईयर और तभी भी जो गए और वो वापिस आए तो दोनों राज्यों में टेस्टिंग नहीं हुआ है। तो ठीक, ये जो संक्रमित फैलाने के लिए परप्रांतीय लोग जवाबदार माने जा सकते हैं। चलो इतना ही ठीक है। नहीं, हाँ, दोनों राज्यों के पास जो इंजेक्शन या तो वैक्सीन की कमी नजर आती है। उस पे आते हैं, उस पे आते हैं। पहले गोयल आज साहब के का तारीख पक्ष सुन लेते हैं। हाँ, 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 बोल लीजिए, आप अपनी बात पूरी कर ले। आज भी जो है वैक्सीन महाराष्ट्र में अभी कहा जाता है कि 2 दिन चले इतना ही है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। करीबन रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है उसका ब्लैक मार्केटिंग होता है। ठीक, 14 लाख जो स्टॉक था आज का अगर हम 4.5 लाख निकाल दें तो 9,000 तक है। तो गुजरात भी में अगर महाराष्ट्र से ही छूटा हुआ है, तो वैसी परिस्थिति यहाँ पर भी है। गोयल साहब है तो थोड़ा और यहाँ वहां उससे पर भी भी है। जानने का प्रयास करेंगे। गोयल साहब, जिस तरह के रेमडेसिविर कदम इंजेक्शन का उठाए। ब्लैक मार्केटिंग दोनों जगह होता है। जी, 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 सतीश जी, अब मैं जरा गोयल साहब का पक्ष ले लूँ ताकि थोड़ी चर्चा आगे बढ़ सके। गोयल साहब, जिस तरह के कदम हमारी सरकार उठा रही है गुजरात में, क्या आपको लग रहा है कि ये पर्याप्त है? जो परिस्थिति निर्माण हुई है हाँ, थोड़े दिनों के पहले, जो लास्ट ईयर के कंपेयर में देखी जाए तो बहुत अलग टाइप का स्ट्रेन दिखने में आ रहा है सुजल। और ये चिंता की बात है कि जी, छोटे बच्चे भी, जैसे आपने बोला कि इसमें संक्रमित हो रहे हैं और बच्चों को बाखुदा पता भी नहीं होता है। जैसे आपने क्वेश्चन भी किया कि वो बच्चे हुए कैसे संक्रमित, जो 5 साल बिल्कुल, के बच्चे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये बहुत विषम परिस्थिति में अपना राज्य और पूरा देश है। उसमें सबको एक साथ होकर लड़ने की जरूरत है। इसमें कोई पॉलिटिक्स करने का कोई विषय नहीं है। और जो गुजरात सरकार की हम बात करें तो आज, जैसे आपने बताया, नितिन भाई ने आज दौरा किया सिविल हॉस्पिटल का और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो उसके हिसाब से जो बेड्स की परिस्थिति, बेड्स अवेलेबल है अपने पास। जो सिविल हॉस्पिटल्स के 1200 बेड थे वो आज भर चुके हैं। तो उसके सामने एसवीपी के जो 1000 बेड थे उसमें से 500 बेड हमने कोविड के 500 बेड अन्य इमरजेंसी के लिए रखे थे। जो 500 बेड भी आज माननीय नितिन भाई ने बोला है कि वो कोविड के लिए हम शिफ्ट कर रहे हैं। उसी तरह कैंसर हॉस्पिटल के जो 100 बेड है उसको भी हम शिफ्ट कर रहे हैं। बेडों की ठीक, व्यवस्था पूर्ति है और वेंटिलेटर को भी व्यवस्था पूर्ति है। गुजरात सरकार का पूरा अभी कोविड के सामने लड़ने के लिए है। और जो मैं अभी नेचुरल जो जनरल बात जो हो रही है और जिसको कोविड हो रहा है, वो मैं बात करूं तो हॉस्पिटल हर एक को जाने की जरूरत नहीं है। जिसको भी कोविड होता है उसमें आप ज्यादातर अगर देखोगे तो अभी एसिम्टोमेटिक अपने को दिखने को आते हैं कि एसिम्टोमेटिक हो, जिसको कोई सिम्टम्स ही नहीं होते, और अगर वो टेस्ट करवाते हैं तो पॉजिटिव आते हैं। ये मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा रिस्की थिंग है। और सबसे ज्यादा अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसमें हमने गुजरात सरकार ने दो व्यवस्था की है, एक धन्वंतरी रथ और 104। जो आप 104 पे कॉल करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपके घर आके वो स्टाफ आपका टेस्टिंग कर देगा। अगर आप पॉजिटिव आते हो तो संपूर्ण जो दवाइयाँ गोयल है वो साहब, ये दवाइयाँ मौका तो आपको नहीं है, देंगे और पर उसकी व्यवस्था थोड़ा करेंगे। ये मौका तो नहीं है। मैं आलोचना नहीं करूंगा, लेकिन पत्रकार आलोचना नहीं करेगा तो कौन करेगा? मैं खुद का ही उदाहरण दे दूं। जब मैं संक्रमित हुआ था तो मैंने 18 घंटे आपके 104 का इंतजार किया। मैं अपना ही उदाहरण देना चाहूँगा। वो कोई आया नहीं, तब जाके खुद मैंने अपना अगर आरटीपीसीआर करवाया। कैसे गया मुझे मालूम था। मैं आरटीपीसीआर कराने से कभी कतराता नहीं, पर मैं अपने घर से बाहर नहीं जाना चाहता था ताकि कोई दूसरा संक्रमित ना हो सके। मैंने अपने तरीके से सुजल, ये आरटीपीसीआर दुख की कराया, तो हम 104 को थोड़ा सा ज़्यादा न लेके सुजल ये हम जी। सुजल ये दुख की बात है कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ है नहीं, तो, मैं बट अपना मैं स्वयं आपको का मेरा भी उदाहरण दे रहा हूँ। एग्जांपल दे दूं। नहीं, मैं आपके साथ जो हुआ है वो बहुत दुख की बात है, बट मेरा मैं अगर एग्जांपल दूं तो कल मेरे सर्वेंट को, जो मेरे सर्वेंट क्वार्टर में रहता है, उसको कोरोना पॉजिटिव 2 दिन पहले आया था। और कल किससे मेरे वाइफ किससे को मैंने सुना नहीं जो ठीक से। प्रॉब्लम हुई, 2 दिन पहले मेरे सर्वेंट को कोरोना जी, पॉजिटिव जी, आया था, जो मेरे साथ सर्वेंट क्वार्टर में रहता है मेरे घर। जी, तो उसके बतौया मेरे वाइफ को भी कल रात को
थोड़े सिम्टम्स दिख रहे थे, सिम्टम्स इन द सेंस कि उनको थोड़ा डिहाइड्रेशन जैसा हो गया था। तो मैंने कल बाहर गया तो लाइन बहुत थी, और आप तो जानते हो कि आरटीपीसीआर के टेस्ट अभी 10-12 घंटे लग जाते हैं आने में। तो मैंने कल जब 104 को फोन किया तो 3 घंटे में 104 के जो नर्सिस है वो मेरे घर पे आ गए थे, और मेरे नेचुरल कोर्स में ही फोन किया था, जैसे गोयल साहब, कोई ये तो सामान्य वैसे नहीं व्यक्ति है, पर ये करता है। संयोग हो गया कि आप बट भाजपा में और ये आपने हाँ, फोन संयोग किया, हो गया, सुविधा मिल संयोग गई। हो गया। मैं नहीं नहीं नहीं, पत्रकार हूं संयोग तो इसलिए मुझे नहीं नहीं हुआ मिली। कि खैर अगर कोई बात नहीं, इस पे तो हम बात वैसे करेंगे। वैसे पर पत्रकारों एक से पक्ष ज्यादा ले लेते करते हैं हैं प्रणव लोग। ठक्कर का। प्रणव जी, जो गोयल साहब ने कहा कि जिस तरह की व्यवस्था तैयार की गई है, या कोरोना के लिए के सामने लड़ने के लिए जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग अपनी तैयारी बता रहा है, क्या ये पर्याप्त लग रही है आप लोगों को? फिर गोयल साहब को मौका दे देते। पहले आप दोनों से भी सुन लिया, आपको पहले सुनना चाहूंगा इसी विषय पर, और फिर कृताक को सुन लेता हूं। ठक्कर साहब, पहले आप शुरू कर ले। सर, मेरा ये मानना है कि पहले एपिडेमिक सिचुएशन था, अब पेंडेमिक सिचुएशन है। मतलब हम्म। पूरा देश इस कोरोना की जपेट में आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, और हम जो रूटीन मतलब एक दिन के केसेस होते हैं उसमें विश्व में नंबर पे हैं। तो ये गुजरात या महाराष्ट्र या दिल्ली की ऐसी कोई बात नहीं है, पर मेरे ख्याल से बहुत सारी फैसिलिटीज हमें और भी करनी होगी। मतलब गुजरात सरकार को करनी होगी, जैसे कि आरटीपीसीआर टेस्ट का टाइम लग रहा है तो किसी लेबोरेटरी और उन सबको परमिशन देके या फिर कोई एडिशनल कुछ एड ऑन करके वो टाइम घटा सकते हैं। उसके अलावा हम्म। बेड्स की फैसिलिटी बोल रहे हैं वो बहुत कम है। और है कि एक जो फिगर होता है वो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ठीक नहीं है जो बता रहे हैं वो, क्योंकि रेमडेसिविर जो जाइडस वाले बेचते हैं वो हर दिन में 25 से 30 हजार रुपए 30 हजार बेच देते हैं। उसके अलावा मार्केट में भी लाइन लगी रहती है। सूरत में हर्ष संघवी करके बीजेपी का एमएलए है, विधायक है। विधायक है। उन्होंने बोला कि यहाँ पे आप लेके आना तो हम आपको रेमडेसिविर का इंजेक्शन दे देंगे। वहां पर बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट है ना ये छुपा रही है कि जो रियल फिगर्स है, और ये मुझे लगता है कि ये जो बाहर आ रहा है वो आर्टिफिशियल फिगर्स है। जो गवर्नमेंट या गुजरात गवर्नमेंट जो दिखाना चाहती है वो है। नहीं, इतने आंकड़ों की टाइम के राजनीति बाद तो मैं हमारे भी समझना नितिन चाहता भाई हूँ। पटेल ठक्कर साहब, आंकड़ों की राजनीति तो मैं भी समझना ये चाहता हूँ। गोयल साहब है, आज हमें जरूर शिक्षा देंगे आंकड़ों के ऊपर। पर पहले हम कृतार्थ का एक पक्ष छोटा सा सुन ले, फिर गोयल साहब से इसका जवाब मांगते। कृतार्थ, क्या व्यवस्था पे पर्याप्त है? जी, व्यवस्था के बारे में मैं जरूर चर्चा करूंगा, पर उससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं कि आज से 1 साल पहले जब कोरोना गुजरात में आया था, तब ये वही नरेंद्र मोदी स्टेडियम है जहां पे नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम हुआ था और गुजरात कोरोना की चपेट में अरे आया था। कहाँ चले और आज गए? यही नरेंद्र मोदी और आज ये यही नरेंद्र मोदी स्टेडियम है जहां पे टेस्ट मैच और 2020 में कोरोना का वर्ल्ड कप गुजरात में चालू हो गया है। ये सहयोग कृतार्थ, नहीं इस है, पे ये वही ये स्टेडियम है अलग भाजपा के डिबेटेबल इश्यू है। नीतिगत। मैं सहमत हूँ। मैं और पत्रकारों के जैसी नहीं बात रखता हूँ। मैं कह रहा और हूँ, अभी भी मैं अपनी प्रतिक्रिया पे पहले दिन से ये स्टेडियम पे कायम था, आज भी हूँ। मैं ये भी मानता हूँ जी कि स्टेडियम से कोरोना नहीं फैला है, और मैं ये भी मानता हूँ कि स्टेडियम से भी कोरोना फैला है। कोरोना हर राज्य में है, जहाँ स्टेडियम नहीं है वहाँ पर भी है। कृतार्थ, थोड़ा अंतर आपको लगेगा, लेकिन ये समझने वाली बात है। पर मैं अपना पक्ष ये रख रहा हूँ कि अगर स्टेडियम में मैच नहीं हुआ होता तो आज गुजरात में जो 3,000 से ज़्यादा केस आ रहे, वो 100% वो 1,000 से कम होते, पर होते ज़रूर। अब आप अपनी बात रख सकते। जी, वही है कि जो केसेस में जो ये एक स्पाइक आया है वो ये हाँ, स्टेडियम की वजह से ही आया आप ये है। कह और सकते दूसरी हैं। मैं बात करना चाहूँ कि दूसरी मैं ये बात कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने खुद गुजरात के मुख्यमंत्री से कहा है कि 70% आरटीपीसीआर टेस्ट होने चाहिए, तभी हमें कोरोना के असली आंकड़े बाहर मिलेंगे। जी, गुजरात में 70% आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं हो रहे। ये बिल्कुल। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में खुद कहा है, जी। गुजरात के मुख्यमंत्री से कहा है। और दूसरी बात, जो बेड की बात चल रही है, मेरे भाजपा के मित्र कह रहे हैं कि आपको सिस्टम ना हो तो आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। तो आज की तारीख में 80% लोग हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं, होम क्वारंटाइन हो रहे हैं और घर से ही अपना इलाज कर रहे हैं, या फिर कोई प्राइवेट अपने कोई 5 स्टार होटल में चले जाते हैं फैमिली से दूर, या फार्म हाउस पे अपने क्वारंटाइन हो रहे हैं। तो ये बेड की संख्या, जितने लोग सीरियस है, जिनको ज्यादा दिक्कत है,
उनकी जा रही है। अगर मैं मेरी सोसाइटी का उदाहरण लूं कि यहाँ पे 13 लोग कोरोना पॉजिटिव है, 13 में से 13 घर पे ही होम क्वारंटाइन हुए हैं पूरी सोसाइटी में। हम्म। एक भी अस्पताल में एडमिट नहीं हुआ। अगर ये आंकड़े अस्पताल में जाए तो बेड की संख्या आज हमारे पास वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बेड बिछाने पड़ जाते, इतने कम बेड है। और वेंटिलेटर की क्रिकेट बात से कर बेड रहे पे आ गए। हैं, नहीं, वेंटिलेटर की बात कर रहे हैं तो आज भी भाजपा के कई मित्र कोरोना संक्रमित हुए, कई अहमदाबाद के काउंसलर, प्रदेश के हमारे शिक्षा मंत्री और कई भाजपा के नेता, क्या वो धमन वेंटिलेटर से अपना इलाज करा रहे हैं? क्यों नहीं कराएंगे वो लोग? आप जाके देखिए, ये रियलिटी चेक कीजिए कि क्या वो धमन वेंटिलेटर जिनका ये फ्लैगशिप योजना बनाया था कि हमने कोरोना के लिए इंडिया का वेंटिलेटर बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो बेकार है। वो पिछले कोरोना के स्पाइक में भी हमें पता चला था और आज की स्पाइक में उनका नाम भी नहीं ले रहे हैं। आज नितिन पटेल जा रहे हैं तो वो बता रहे हैं कि कितने धमन वेंटिलेटर हमारे पास है। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि उनको पता है कि धमन वेंटिलेटर बेकार है, वो काम नहीं कर रहा। और भाजपा के नेता भी उनसे अपने इलाज धमन वेंटिलेटर पर नहीं करा रहे। चलो ये ठीक है, इस पे सरकार गोयल सिर्फ सुन लेते हैं, गोयल बातें साहब कर क्या रही कहते है। हैं। चलो गोयल साहब क्या कहते हैं। दमन पे अभी आक्षेप लग गया है गोयल साहब, और ये व्यवस्था का एक हिस्सा ही है, तो निश्चित रूप से आपको जवाब दे देना चाहिए। मेरी आवाज गोयल साहब तक पहुंच रही है? गोयल साहब, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? सुजल, अभी मुझे आवाज सुनने में आई, मैं डिस्कनेक्ट हो जी गया था किसी हाँ, कारण से। मैं फिर आपकी से सहायता कनेक्ट कर हुआ देता हूँ। हूँ। मैं सहायता कर देता हूँ। हाँ कृतार्थ ने हाँ दमन वेंटिलेटर पे सवाल खड़े किए, और दूसरा प्रश्न जो कृतार्थ ने उठाया है, जो वाकई इस डिबेट का एक हिस्सा होने जा रहा था, कि आप लोगों ने जो व्यवस्था की है उसका सम्मान करते हैं, लेकिन आप भी जानते हैं कि अहमदाबाद में रोजाना 700 से 800 मरीज कोरोना के सामने आ रहे हैं, जबकि एसवीपी में 500 बेड रिजर्व कर लेना कोरोना के लिए, 100 नए बेड कहीं पे खड़े कर रहे, 2-4 निजी अस्पतालों को आप कोविड सेंटर में तब्दील कर रहे, क्या ये व्यवस्था पर्याप्त है? जबकि आपके पास तो रोजाना 800 से 900 मरीज आ ही रहे हैं ना। तो इस पे पक्ष सुजल, अपना रख लीजिए, पहले दमन पे रख लीजिए, फिर बेड पे आ जाइए। देखिए, कांग्रेस ने जो उसकी अपनी असलियत है उस पे ही आना शुरू कर दिया। जैसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम तक तो मैं सुन रहा था कि नरेंद्र हाँ। मोदी स्टेडियम में आया और कोरोना आ गया। मैं उस पे चर्चा करना अभी इसलिए नहीं चाहता कि मुझे राजनीति करनी ही नहीं है इस मुद्दे पे। मैं अपनी बात नहीं। करूं तो मैं वो कहना चाहता हूं कि जो व्यवस्था जैसे जैसे भी जिस भी व्यवस्था की जरूरत पड़ती है, जैसे ऑल ओवर गुजरात का अगर हम बोल लें तो 48% बेड अभी अवेलेबल है। 48% गुजरात सरकार के आंकड़ों के हिसाब से। अहमदाबाद सिटी में बेड थोड़े कम पड़ने लगे हैं, तो उसकी भी व्यवस्था आगे से की जाएगी। जो भी जरूरत पड़ेगी, जैसे कोई हॉस्पिटल्स ले लेनी पड़े या तो कोई प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कन्वर्ट कर देना पड़े, जो भी व्यवस्था करनी पड़ेगी गुजरात सरकार 100% करेगी। मैं आपको सरकार के ओर से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। और जो भी विषम परिस्थिति ये आई है, वो अपनी बनाई हुई नहीं है, वो कुदरती विषम परिस्थिति आई है। तो इस विषम परिस्थिति में लड़ने के लिए सबको साथ में आना चाहिए। मैं सबको विनती और प्रार्थना करता हूं कि जो परिस्थिति है उसमें सपोर्ट करके अपने को जो भी अच्छा हो सके, जो भी हम मिनिमाइज कर सके प्रॉब्लम को, उस तरीके का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और साथ साथ में मैं आपको बता दूं कि 2 लाख से भी ज्यादा कार्यकर्ता आज वैक्सीन ड्राइव में सब बड़ी लोगों को वैक्सीन देने के लिए कर रहे हैं। इसके 2 ही उपाय है, एक वैक्सीन और एक मास्क। 2 हमको उस पे जाना चाहिए। मैक्सिमम लोगों को वैक्सीन लेनी चाहिए। जो 45 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं उनको कंपलसरी वैक्सीन ले लेनी चाहिए। और गुल जो साहब, ये आपने लोग जो काम 2 कर लाख रहे हैं कार्यकर्ता फ्रंट का लाइन यहाँ में, जिक्र किया है उसको ना, तो भी। इससे एक सवाल खड़ा हो गया है। क्या लोगों के अंदर किस बात का भय है? क्या आपको 2 लाख कार्यकर्ताओं को मैदान में उतारना पड़ा जो वैक्सीन के लिए जागृति कर सके? क्या आप वैक्सीन के लिए सुजल पारदर्शिता में कोई सुजल ये कमी आ बिल्कुल रही भय है? के कारण नहीं है। क्या भय क्या है? सुजल ये भय के सुजल ये भय का कारण बिल्कुल नहीं है, ये अवेयरनेस का कारण है। जैसा वहां हाँ। जहां जाके उनको अवेयर करना है कि ये जगहों पे यहाँ वैक्सीन लग रही है, आप आओ और वैक्सीन लगा दो। दिस इज वन टाइप ऑफ सपोर्टिव सिस्टम जो हर मैं बार आ रहा हूं हम कृतार्थ, खाली आपके पास मत बोल देने लीजिए, के पहले लिए नहीं गोयल कर साहब रहे को हैं। बोलने दीजिए। खाली मत देने के लिए हम नहीं कर रहे हैं। जो मत देने का काम होता है तब भी हमारे कार्यकर्ता मैदान में होते हैं, जब कोई सुविधा हाँ। देने का काम होता है तब भी हमारे कार्यकर्ता मैदान में होते हैं। तो ये रसीकरण जो अभियान चल रहा है उसको सबको अवेयर करने गोयल के साहब लिए एक 2 मिनट, लाख ठक्कर साहब कार्यकर्ता आपके जा वहां रहे कहीं हैं और फोन बज सबको रहा है साथ में लगता आके है। वैक्सीन दिलवा रहे हैं।
कृपया थोड़ा साइलेंट करवा दीजिए। जी जी। तो मैं यही प्रार्थना करूंगा सबको आपके टीवी चैनल के माध्यम से कि गोयल जो साहब, एक मिनट, 45 आप कुछ साल से ज्यादा महत्वपूर्ण लोग बोल हैं रहे या तो थे जो फ्रंट और ठक्कर साहब के फोन के कारण आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंची। हाँ, अब ठीक हो गया है। जरा गोयल साहब आप आपके दोहराइए, टीवी के क्षमा माध्यम से प्रार्थी है। मैं आपके टीवी के माध्यम से मैं सबको यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो 45 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं और जो फ्रंट लाइनर है वो प्लीज जल्दी से जल्दी वैक्सीन ले लें, क्योंकि इस रोग का एक ही इलाज है, या तो वैक्सीन या तो मास्क। आप ध्यान रखें। तो वैक्सीन उपलब्ध है और पर्याप्त मात्रा में है। जैसे महाराष्ट्र के भैया सतीश भैया ने बोला कि वैक्सीन उपलब्ध महाराष्ट्र में नहीं है, तो आप एक बार प्लीज चेक करवाइए, क्योंकि हम 72 जैसे देशों को तो विकास कर रहे हैं। वैक्सीन की पूरी मात्रा इस देश में है, इसलिए वैक्सीन में कोई वो नहीं है। और चलिए, वैक्सीन लेने वैक्सीन के पे लिए बात हो जैसे गई, मैंने लेकिन आपको गोयल बोला। साहब इसे सवाल एक खड़ा ये हो गया है, प्रशासन, मतलब आपकी भाजपा सरकार ही, प्रशासन हमेशा देरी से क्यों आता है? देखिए, मैं आपको उदाहरण से दे देता हूं, सहमत हो तो सहमति दीजिएगा, वरना मुझे आप तर्क दे सकते हैं। जब मास्क की भी बात आई सुजय, मैं तो गोयल जी का एक आंसर देना चाहूंगा। चले दे दीजिए, मैं प्रश्न बाद में रख लूंगा। जैसे कि अभी गोविंद साहब ने बताया कि मैंने जो कहा कि महाराष्ट्र में वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, गोविंद हाँ, जी यह ऑन ऑफिशियली सरकारी फिगर है। हमारे यहाँ के जो आरोग्य प्रधान है राजेश टोपे जी ने ऑन रिकॉर्ड कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ऑन लाइव में, कि महाराष्ट्र में 14 लाख ही वैक्सीन उपलब्ध है डोज, और डेली 4.5 लाख देते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी केंद्र सरकार 15 तारीख के बाद में अभी नया स्टॉक उपलब्ध कराने वाले हैं। हालांकि बाद में उन्होंने ये हर्षवर्धन जी से, हमारे जो केंद्रीय आरोग्य मंत्री, उनसे भी बात की थी, और वहां से कहा गया कि हम 2-3 दिन में उपलब्ध करते हैं। उन्होंने भी डिनाई किया, बट प्रूव है कि महाराष्ट्र में आज में वैक्सीन के डोज उपलब्ध होते नहीं है, और अगर वो जल्दी उपलब्ध नहीं किए गए तो कोरोना की जो हम रोकने के लिए, जो जैसे कि प्राइम मिनिस्टर की अभी मीटिंग चली रही है, आप देखो तो लाइव विद ऑल सीएम चल रही है वीडियो मीटिंग्स, जिसमें यही चीज भी उपलब्ध अभी डिस्कस की गई है। तो दिस ठीक ऑन रिकॉर्ड है कि भाई वैक्सीन ठीक के है, डोज मतलब कम महाराष्ट्र में है सतीश जी, ठीक है, ठीक मैंने है, वही समय चला बताया जाएगा। सतीश जी कि ठीक है, महाराष्ट्र में है। हाँ। अब मैं गोयल साहब आपके पास आना चाहूंगा, फिर दूसरे पैनलिस्ट के पास जाऊंगा। आपने जो वैक्सीन के लिए जन जागृति की बात की, उसमें एक सवाल खड़ा हो गया, क्यों प्रशासन लोगों को भरोसा नहीं दिला पा रहा है? जैसे मास्क आया तो लोग मास्क पहनने से इतराते थे, यहां तक कि नौबत आ गई थी कि जब 100 रुपया दंड था, खुद हाईकोर्ट चिल्लाने लगे, और हाईकोर्ट के जज ने कहा कि आप या तो दंड की रकम बढ़ा दीजिए, जुर्माना बढ़ा दीजिए, या इन लोगों को कोविड सेंटर के अंदर डाल दीजिए, जहां ये कोरोना के मरीजों की सहायता कर सके, उनका इलाज कर सके, उनकी हेल्प कर सके। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप ठीक है जुर्माना बढ़ा दीजिए, लेकिन कोविड सेंटर में इन लोगों से सेवा लेना ये उचित नहीं है। तब जाके 1000 का जुर्माना आया, तब जाके लोगों में मास्क के लिए जन जागृति आई। फिर भी आज भी मैं अगर मंगलवार की बात करूं तो भी गुजरात में 1 करोड़ जितना जुर्माना वसूला गया है। तो मास्क पहनाने में भी सरकार फेल रही। सिविल पे आता हूं तो सिविल में क्या हालत हो रही थी जब पहले चरण में हम कोरोना में चल रहे थे? सिविल को मौत का कुआं कहा गया। कैसे लोग मर रहे थे उसकी जानकारी नहीं आ रही थी बाहर। यहां तक कि इस मामले में भी हाईकोर्ट को आना पड़ा। हाईकोर्ट ने कहा कि सिविल में आखिर चल क्या रहा है, हम सरप्राइज इंस्पेक्शन करेंगे, वहां हम देखेंगे, तब जाके वहां के हालात सुधरे। और खुद सरकार ने एक एडवर्टाइज बना के सारे मीडिया को भेजे कि खाना किस तरह खिलाया जा रहा है, मुख्यमंत्री किस तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, तब जाके मामला टला। अब हालत बेकाबू हो रहे हैं, लॉकडाउन करना जरूरी है, तब भी हम लोग इस दिशा में कोई कदम नहीं उठा रहे थे। तब जाके हाईकोर्ट को बीच में फिर आना पड़ा। हाईकोर्ट ने एक मार्गदर्शिका घोषित की कि कम से कम 3 या 4 दिन का आप लॉकडाउन कीजिए। लॉकडाउन करने की बात तो दूर रही, हम कर्फ्यू की अवधि बढ़ाने तक की सीमित रह गए। हम केवल 9 बजे का कर्फ्यू रात के 8 बजे ले गए। 3 या 4 दिन का ही हाईकोर्ट ने बोला था, और वो भी कोरोना की चेन तोड़ने के लिए। हम इस दिशा में नहीं जा रहे। हर बार हाईकोर्ट जब बोलती है तभी हम कदम क्यों उठाते? गोयल साहब, सरकार कदम उठा नहीं रही, कोई मजबूरी है या नहीं उठाना चाहती? इन तीनों घटना से मैं आपको जानना चाहता हूं।
सुजल, अब तीनों घटना की जिस तरह से आपने बात की, एक सिविल हॉस्पिटल, एक जो मास्क के पैसे और दंड बढ़ाने और या तो मास्क की अवेयरनेस लाने के लिए जो आपने बात की, गुजरात सरकार ने तमाम जो जितने भी अपने मीडिया है, वो मीडिया में इवन हमारे लीडर्स ने सोशल मीडिया के माध्यम से अवेयरनेस से सबको अपील की है कि भाई आप मास्क पहने रखिए, अपने हाथ को मैक्सिमम टाइम वॉश कीजिए या तो सैनिटाइज फिर भी कीजिए। लोग नहीं उसके पहनते थे, बाद बिल्कुल। फिर भी लोग नहीं पहनते थे, तो मैं वही मैंने आपको बोला कि एक चैनल के माध्यम से मैं लोगों को विनती करना चाहता हूँ कि नहीं, इतनी वो बड़ी नहीं सवाल, मात्रा मेरा में जो सवाल लोग वो चल है रहे हैं। कि प्रशासन लोगों में भरोसा पैदा क्यों नहीं कर पा रहा है? क्यों हाईकोर्ट हम बोलता है रिक्वेस्ट जुर्माना करते बढ़ती हैं। है? आप सुनिए, हाईकोर्ट जब बोलती है जुर्माना बढ़ता है, तब जाके लोग कुछ मास्क पहनते, फिर भी नहीं पहनते। मैं जिक्र कर रहा हूं कि मंगलवार को भी 1 करोड़ से ज्यादा जुर्माना वसूला गया है, फिर नहीं पहनते। तो सुजल भाई, प्रशासन और लोगों के बीच में कुछ तालमेल में कहीं कमी नजर आ रही है क्या? नहीं सुजल, प्रशासन पूरा प्रयास कर रही है, बस अब जनता हाँ, को समझना चाहिए कि मेरी जान परिणाम मुझे नहीं आ बचानी रहा। है, तो पर प्रशासन मुझे मास्क का को उपयोग प्रजा करना सीरियसली पड़ेगा। ले नहीं और रही है। जो नहीं बात नहीं, कर रहे इतना हैं, गंभीर ना हो जाए। हम जो बात कर रहे हैं जी जी। हम जो बात कर रहे हैं कि लोगों को अवेयरनेस नहीं आती और जो फाइन बढ़ाना पड़ा, फाइन बढ़ाना एक वे आउट हाई कोर्ट ने समझा था कि भाई कोई डर से 1,000 रुपया न देना पड़े, उसके कारण भी शायद मास्क पहन ले, अपनी जान बचा ले, तो भी हम्म। अच्छा है। तब भी लोगों को ये अवेयरनेस नहीं आ रही है, इतने पैसे भी जैसे आपने बोला वो भर रहे हैं। तो सुजल, हम क्या कर सकते हैं जब गवर्नमेंट इतना अपने को फोकस कर रही है, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, तो लोगों को भी समझना चाहिए। और ये जो विषम परिस्थिति राज्य की हुई है और देश की हुई है, उसमें लोगों को सहयोग करना ही पड़ेगा, और ठीक है लोग गोयल साहब, सहयोग आप करेंगे मास्क पे तो तभी ठीक है, सरकार सहयोग कर पाएगी। मास्क पे तो ठीक है। और सिविल में जो पहले चरण में जो हालात थे, इलाज नहीं मिल रहे थे, लोग बाहर इलाज ले रहे थे, कहीं सड़क पे इलाज चल रहा था, आखिरकार हाईकोर्ट आई थी और हाईकोर्ट के जज साहब ने कहा था, इस पे क्या सुजल, जो कहेंगे? परिस्थितियां हुई थी सुजल जो परिस्थितियां हुई थी सिविल हॉस्पिटल के अंदर, जो हम अगर बात करें कि हाईकोर्ट ने एक बार निंदा करके गुजरात सरकार का ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया, गुजरात सरकार बाखूबा उसमें ध्यान दे ही रही थी। एक दो केस में शायद किसी ने जो किया उस पे बड़े कड़े से कड़े एक्शन भी लिए क्या गए, गोयल और साहब, आज की तारीख में ठीक आप है, देख सकते आप हैं। भाजपा के हैं तो आप हम अपना पक्ष रख ले, नहीं नहीं नहीं, पर ये आपके तर्क को समझ में नहीं रहा था। सही कोरोना है, ने ठीक है, ठीक कोविड है, हाँ ठीक है, सही नहीं है, पर ठीक है। तो नहीं अब इस पे क्या कहेंगे? नहीं सुनिए हाईकोर्ट ने कहा 3 या 4 दिन का लॉकडाउन रख दीजिए, उस पे क्या कहेंगे आप? सुजल, अभी जो परिस्थिति चल रही है उसमें हाँ, अगर हम खाली लॉकडाउन करेंगे, वो सही उपाय अभी राज्य सरकार को नहीं लग रहा है, क्योंकि क्यों 1 साल साहब, के 1 बाद मिनट, जो कमर गोयल साहब, टूट 1 गई थी मिनट। सब जब हम छोटे लॉक लोगों की। ताले, गोयल साहब, 1 मिनट, 1 मिनट, मैं अपना खत्म कर लूँ कृतार्थ, रुक जाइए, रुक जाइए। तालाबंदी जब पहले चरण में थी गोयल साहब, उस वक्त भारत में 650 केस थे और पूरे भारत को तालाबंदी भी दे दी गई थी। अब 650 केस तो रोजाना अहमदाबाद में आ रहे भाई, तब क्यों 3 या 4 दिन का बोल रहा हूं? मैं हमेशा के लिए लॉकडाउन नहीं कह रहा हूं, ना ही 20-25 दिन का मैं मांग रहा समझ हूं, सकता हूँ सुजल, पर मैं जानना मैं चाहता समझ हूं, सकता मैं हूँ। लॉकडाउन करो ऐसा कह भी नहीं रहा हूं, वजह क्या है? लॉकडाउन लॉक लॉकडाउन लॉकडाउन करने जो आर्थिक चेन है, जो छोटे लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, जो काम पे जा रहे हैं, उनका हम्म। थोड़ा जीना मुश्किल हो जाता है, और पेंडेमिक पोजीशन में और पेंडेमिक पोजीशन आ जाएगी और लोगों को इतना डर लग जाएगा कि अब लॉकडाउन आएगा क्या कर लेंगे। चलिए, तो इस थोड़ा तर्क से मैं जनता को भी सहमत हो विचार गया। करना पड़ता चलिए, है, थोड़ी बेहतरीन व्यवस्थाओं का तर्क भी है। विचार करना तो पड़ता है। गोयल जैसे साहब, हमने 8 आपको ये बजे भी तक पता का होगा, गर्मियों लॉकडाउन का, सुबह 6 गर्मियों से की 8 सीजन बजे तक चालू का हो गई जो है, कर्फ्यू गन्ने लागू वाले किया हैं, है, गोले वाले जिससे हैं, 12 घंटे रात को जो कोई जो चाय के ठेले एक्स्ट्रा चलाते आवर्स है, जो वो बाहर अपना घूमने जाता है, परिवार शादियां पालते भी हैं, हो, उनके बारे में आप लोगों ने कुछ सोचा है क्या? रात का लॉकडाउन क्या पर्याप्त है? इससे हम कोरोना को रात जीत की लेंगे लॉकडाउन गोयल साहब, जेन्युइनली, रात के लॉकडाउन थोड़ा से जो जेन्युइनली, गैदरिंग राजनीति होता नहीं। था, यहाँ जनरली मैं बात कर रहा हूँ सुजल, हाँ, कि मैं सुन रहा हूं। रात के लॉकडाउन का करने का कारण वो है कि गैदरिंग रात को ही ज्यादा होती थी, दिन को तो लोग काम में जाते थे, पर रात को जो गैदरिंग होती थी, वो गैदरिंग के कारण कहीं ये कोरोना की स्थिति, जैसे रेस्टोरेंट में रोज खाना खाने लोग जाते थे, बाहर गोयल बैठने साहब, लोग दिन में जाते नहीं हो थे, रही जो क्या? गैदरिंग होती थी वो गैदरिंग दिन में क्या बात अनुशासित है। लोग दिन ही में सब होते काम में हैं होते हैं ना। कि चाय के नहीं, ठेले पे दिन में 3 लोग लोग खड़े हैं तो हम वेटिंग में खड़े हो जाए, वो गोलाकार बनाया है उसमें खड़े हो जाए, वहां वेट करें 3 जाए तब चाय। दिन में क्या ये हो रहा है? सुजल, दिन में ये परिस्थिति कम होती है क्योंकि दिन में सब अपने अपने काम पे होते हैं और रात को फ्री होने क्या के कारण गोयल ये सब होता साहब, था, इसलिए रात को हमने किया है। चाहे और दिन आगे हो जो या रात हो, जरूरत चाय के ठेले पे, पान के गल्ले पे, छिटपुट गलियों में अगर कोई घूमता है तो बेकार नौजवान घूमता है, क्योंकि उसके पास रोजगार नहीं है। उसके पास रोजगार होता
तो दिन में वो भी काम पे जाता, थका आके सो जाता। रात का लॉकडाउन नहीं होता। रात को लॉकडाउन में वही लोग जाते जो अपने परिवार को घुमा सकते हैं और वो ठेलों पे रोजी रोटी देते जिसके काम पे रात को उनके परिवार पलते हैं। आप इतना सा छोटी सी बात है, आप उसको नहीं समझ पा रहे गोयल साहब। सुजल, रात को जो करते हैं वो दिन में भी काम करते हैं। मतलब जो दिन में काम होता है उतना पर्याप्त समझ के ही अपना वो करना पड़ेगा। अब चलिए ठीक है, इस पे तर्क ले लेते। कुर्तात क्या कहेंगे आप? जी, पहली बात है कि लॉकडाउन क्यों नहीं लगाया जा रहा है। मैं एक और तर्क दे दूं कि मुख्यमंत्री जी के बेटे की खुद की शादी है। नहीं, मुख्यमंत्री के इस घर बात के पे प्रसंग इस है। बात पे मैं आपकी जानकारी बता दूं कि सोशल मीडिया में खुद मुख्यमंत्री ने इसकी जानकारी दी है कि मेरे बेटे की शादी नहीं है। अगर आपके पास जी, पत्रिका पहुंची हो तो मुझे कृपया वो एक भेजिएगा। रूमर था जो इस विषम वही बोल रहा हूं परिस्थिति मैं में गोयल किसी साहब, को वही बोल रहा हूं गोयल साहब। कृतार्थ, आप तक अगर शादी का न्योता पहुंचे तो मुझे भेजिएगा। संवेदनशील मुख्यमंत्री से मेरे बहुत अच्छे संबंध है, मैं जरूर। तिलक तो कम और से कम कर दूं। जी, और दूसरी मैं ये बात बता रहा हूँ कि इन्होंने जैसे कहा कि हमने स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस स्केल के लिए ये ध्यान में रख के लॉकडाउन नहीं दिया है कि दिन में वो बिजनेस कर सके और पूरा पेंडेमिक में और एक पेंडेमिक ना ऐड हो जाए। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि रात को 8 बजे आप कर्फ्यू लगा रहे हो, 7 बजे होटल रेस्टोरेंट बंद होते हैं। रेस्टोरेंट वाले 5-5 6-6 लाख रुपया रेंट ले रहे हैं, वो आज सारे बर्बाद हो गए, सारे बंद करके जा रहे हैं। वो नहीं दिख रहा है आपको। और रात के कई बिजनेसेस है जो दिन से ज्यादा रात में काम कर रहे हैं और रात में बहुत सारे लोग हैं जो तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। और मैं कांग्रेस का हूँ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। आप जाके आरजे अदिति रावल का एक वीडियो देख लीजिए। उसके वहां पे उसके ऑफिस में एक वॉचमैन उससे क्या कर रहा है वो देख लीजिए। आप आरजे देवगी का वीडियो देख लीजिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये वीडियोस बनाए हैं कि लोगों को क्या तकलीफ हो रही है दिन में और रात में। ये जो कर्फ्यू है उससे रात के कर्फ्यू में और दिन में लगाने से कोरोना दोनों में कम होगा। बात यह है कि कोरोना सिर्फ रात को नहीं बहता। पहले बात हुई थी पिछले लॉकडाउन में कि पहले हम दिया जलाए तो वो टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोरोना गायब हो जाएगा। वो तो सब कुछ अरे हुआ भाई, नहीं। लोगों ने घर जला दिए। दिए की बात छोड़ो, अब वो डिबेट के स्तर को उस लेवल पे मत ले जाओ। ताली ठोकी जी, उस पे न ले बात जाओ। यही है कि हाँ। लॉकडाउन के लिए बात यही है कि कोरोना की स्थिति क्यों खराब हो रही है कि पहला चुनाव ये सभी राजकीय पक्षों को स्वीकारना होगा। जो चुनाव में पूरे गुजरात में हर जगह भीड़ इकट्ठा हुई है, सभी राजकीय पक्षों को स्वीकारना होगा। और उससे हाँ, कोरोना में ज्यादा वृद्धि हुई है गुजरात में। गुजरात में एक समय था जब ये कोरोना तर्क थम मानता गया हूं था। मैं, ये तर्क मानूंगा। और इससे गोयल साहब भी जुड़ेंगे क्योंकि उन्हीं की पार्टी के डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी अपनी इसी बात को समर्थन दिया है। दबी आवाज में ही सही, लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन बोले हैं कि जो राजनीतिक रैलियां होती है उससे भी कोरोना तो फैलता है। गोयल साहब, सहमत होना पड़ेगा पर आपको क्योंकि उसमें हर्षवर्धन साहब उन्होंने जहां एक तक और ट्वीट जानकारी कर है दिया। भाजपा के है। हर्षवर्धन जी ने एक और ट्वीट कर दिया जहां पे बिहार में मोदी जी की बड़ी सभा दिखा रहे, जहां पे किसी ने मास्क नहीं पहना और वो शाबाशी दे रहे कि पश्चिम बंगाल में परिवर्तन बिहार से आएगा। वो ट्वीट भी हमारे सामने है। हाँ, पर वो अमित शाह हाथी की के रैली का खाने ट्वीट के नहीं कर दांत को पाए। शायद हर्षवर्धन जी इस बारे में दुखी भी होंगे क्योंकि बंगाल में मंगलवार को जो रैली हुई, जी इससे तो ऐसा लगा कि कोरोना को शायद भारत का रास्ता ही पता नहीं है। अब गोयल साहब सहमत होंगे इससे? क्यों गोयल साहब? सुजल, जैसे मैंने आपको बताया कि हर राज्य में ऐसी पेंडेमिक पोजीशन हाँ, नहीं है। मैं सुन रहा हूँ सर, सुनिए सर, सोनी जी रुकिए। गोयल साहब, हाँ, हर राज्य में ऐसी पेंडेमिक पोजीशन नहीं है और जो प्रिकॉशन लिए जाने चाहिए वो हर एक प्रिकॉशन लेने के लिए हमारी पार्टी पहले से ही सबको बोलती है। नहीं गोयल और साहब, जब लॉकडाउन कोई वाला लीडर बता दो जाता ना। है तो उसकी गोयल हाँ, साहब, लॉकडाउन वाला मैं बता रहा लॉकडाउन हूँ में आपको कि राजकोट के लॉकडाउन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मांग की है, अगर आप 3 या 4 दिन का लॉकडाउन नहीं दे रहे तो हम खुद लॉकडाउन कर देंगे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी कह रहा है। सुजल सुजल लॉकडाउन कोई हर टाइम का वो उपाय नहीं है। जैसे आपने देखा था कि अमेरिका में जो परिस्थिति थी उसमें भी तो हम उन्होंने पहले पहले ही चरण में लॉकडाउन तालेबंदी खोल में दिया क्यों था। आए? ये आप प्रधानमंत्री की बात का अंतर कर रहे। गोयल साहब, मैं आपको सचेत कर नहीं रहा हूं, आप अच्छे मित्र हैं मेरे, इसके लिए। देश बर्बाद हो गया लॉकडाउन की सुजल वजह जी, से। नहीं, प्रधानमंत्री मजदूर ने कहा कई था मर गए लॉकडाउन रास्तों में एकमात्र चल के। विकल्प है हमारे पास।
जब वैक्सीन नहीं थी हमारे पास, इसलिए और कोई केस भी 650 थे, वैक्सीन क्या 100% और अभी तो लोग सक्सेसफुल वैक्सीन भी है? नहीं ले आप रहे। बता दीजिए कोरोना, अभी अरे वैक्सीन 100% सक्सेसफुल है। कोरोना वालों को वैक्सीन देंगे तो क्या 3 दिन में 4 दिन में कोरोना मिट जाएगा? नहीं मिट रहा है। सिर्फ इम्यूनिटी कोरोना सिस्टम बढ़ रही कोरोना है। जिनको कोरोना है उनको वैक्सीन दीजिए। बताइए 3 कोरोना दिन में, 4 दिन मेरे में, 5 दोस्त दिन में क्या कोरोना मेरे खत्म हो दोस्त रहा है? कोरोना में इम्यूनिटी डब्ल्यूएचओ सिस्टम ने भी अभी पावरफुल तक होनी चाहिए। डब्ल्यूएचओ इम्यूनिटी ने सिस्टम अच्छी वैक्सीन को होगी तो मान्यता नहीं वायरस दी से है। लड़ पाएगी, और वैक्सीन लड़ को पाएगी तो अभी उससे सिर्फ वो आदमी इंडिया में बाहर निकल ह्यूमन ट्रायल पाएगा। चल रहा है। इसीलिए वो इम्यूनिटी डब्ल्यूएचओ ने सिस्टम भी बढ़ाने अभी के तक लिए ही वैक्सीन को वैक्सीन लगाने मान्यता की नहीं बात दी की है। जा रही है। वैक्सीन से सिर्फ इम्यूनिटी 70 सिस्टम देशों बढ़ ने रही है। और ये वैक्सीन ली है भाजपा के मित्र बता भारत से। रहे अरे अहमदाबाद के 350 लोग जिन्होंने वैक्सीन लिए वो खुद को संक्रमित हो गए। 350 लोग सिर्फ अहमदाबाद में जिन्होंने वैक्सीन ली और वो कोरोना संक्रमित हो गए 1 हफ्ते के अंदर। क्या हुआ? ये आपके वैक्सीन आंकड़े, लेना, मेरे आंकड़े आपने नहीं है। पहले बताया चले कि ठीक वो है, गोयल इम्यूनिटी साहब बूस्ट आप करने बोल की लीजिए, बात गोयल है, साहब का पक्ष इम्यूनिटी सुन बूस्ट लेते। हो रही है। सुजल देखो, अभी मैंने आपको बोला कि ये राजनीति वाली बात ही रहेगी, तो राजनीति में नहीं, करने वो में बहुत वैक्सीन पे ही आ माहिर रहा है उसमें ना, भी कोई राजनीति दिक्कत कहाँ नहीं है। है। हाँ, नहीं वही हुआ ना कि मतलब अभी ऐसा है बात हो कि रही है, बीजेपी हमारे का सब कुछ लीडर भी ये अगर बताता बोलो, है सत्ता वैक्सीन पक्ष के के ऊपर सामने कि कुछ आपकी भी जो बोलो तो वो वैक्सीनेशन आप ले राजनीति रहे हो जाती है। हो, वो 2 हमें वैक्सीन ये आपको मतलब कम राजनीति नहीं क्वांटिटी है। में मतलब लॉकडाउन हाँ, में लेनी पड़ेगी। नहीं, हम बोले कि ना बोले, मतलब एक नहीं पॉलिटिकल ठाकर पार्टी साहब, आप के बिंदास तहत हम बोलिए ना, बोले कि ना मेरे बोले। वहां कोई पाबंदी नहीं होती हाँ, भाई। वैक्सीन के मैं नहीं नहीं, कहीं पे सक्सेसफुल भी कोई रेशियो पाबंदी रेट की नहीं बात है, बट करना मैं ये बोल राजनीति रहा है हूँ क्या? कि राजनीति नहीं है, ये राजनीति नहीं है। अगर मोदी हम जी कुछ वैक्सीन भी का बोलते हैं फोटो दे रहे तब ठीक बोलो है, कि ठीक मुझे है, मास्क गोयल पहनना साहब, है। गोयल पूरे साहब, गोयल इंडिया ने साहब। मास्क पहना और ये यहाँ पे बैठ हाँ, के मास्क हाँ, पहनने की बात कर रहे वैक्सीन हैं। लेनी आपने मोदी कृतार्थ, जी कृतार्थ, वैक्सीन लगा तो खुद कृतार्थ, मास्क नहीं कृतार्थ, पहनते। कृतार्थ, संयमित हो जाओ। वैक्सीन गोयल साहब का आपकी भी पक्ष सुन लो ना। अब आपने सवाल खड़ा किया है तो थोड़ा उत्तर भी वैक्सीन मिल जाए। आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती है, और इम्यूनिटी होना ही इस वायरस को लड़ने में पॉजिटिव हो जाता है। कोरोना वायरस जो है तो वो फिर रात किसी का के हटा दो, जिसने संपर्क वैक्सीन में ली है आने से आता है। सारे ठेले वालों को बोलो आप वैक्सीन ले लो। रात जितने भी रात के सुजल, जो ठेले ठेले वैक्सीन वाले ले हैं रहा है, उनको वैक्सीन दे जो दो और वैक्सीन उनके ले धंधे रहा चालू है कर दो। उसकी इम्यूनिटी बढ़ती है, वो कोई सुजल भाई, कोरोना मेरा तो नहीं ये होगा, उसका कहना है कि अभी सर्टिफिकेट नहीं गांधीनगर है। में इलेक्शन चल रहा है, भाजपा वाले ये बोलेंगे कि अभी इलेक्शन का स्टॉप कर दो। नहीं, इलेक्शन उन्होंने बोला। बंद रखना या चालू रखना इलेक्शन कमीशन करता है तय, वो भाजपा तय नहीं करती है, नहीं या नहीं, तो कांग्रेस आप पार्टी एक तय करती एप्लीकेशन है। तो डाल सकते हो कि कोरोना संक्रमित बहुत बढ़ गया है, तो आज के टाइम पे आपके पास इलेक्शन कमीशन के पास खुद हाँ, इस पावर सीएम है बात भैया पे पाटिल आप डाल वाजा दो की ना, 3 महीने रैलियां कर तक रहे हैं, क्या इलेक्शन डिले करेंगे? कर भैया दो। आप डाल दो ना, आप डाल दो, आज कर आपने तो दिया कर सर, दिया, आप कर डाल दिया, दीजिए। कर दिया। हमारी बात इलेक्शन कांग्रेस कमीशन ने तो मानती डाल नहीं है दिया, सर, आपकी कांग्रेस मानती ने है भी ज्यादा। डाल दिया है। कांग्रेस ने भी डाल दिया है। सीआर पाटिल वाजा के रैलियां कर रहे हैं खुद, और वहां पे फोटो आए हैं, वीडियोस आए। अगर कोई झूठे रैली नहीं हो हो रही तो है मैं भैया, राजनीति से इस्तीफा दे सकता हूँ। गांधीनगर में कोई मैं रैलियां राजनीति नहीं हो छोड़ रही सकता है, हूँ कि वहां पे गांधीनगर में कोई अरे रैलियां मैं नहीं हो दिखाता रही हूँ है, आपको। कोई अरे मीटिंग नहीं दिखाता हो हूँ, रही है। बोलो आप राजनीति छोड़ देंगे क्या? सीआर पाटिल की रैली कृतार्थ, हुई शांति से वहां और बोलो, जोर फोटो से था, बोलना मास्क मुझे भी जी, और तो आता है, गोयल साहब और आप कृतार्थ को राजनीति स्क्रीन छोड़ पे देंगे रखिए क्या? जोर से बोलना मुझे ताकि भी आता है। दर्शक कृतार्थ, समझ ले कि क्या हो रहा है। संयमित रहे जी, तो आप। दोनों को रख लो। नहीं, आप चैलेंज स्वीकार करते हैं क्या? बोलो, मैं आपको सीआर पाटिल जी के भाजपा के फोटोज दिखा देता हूँ, समय तारीख के फेसबुक का स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। अगर निकले तो आप राजनीति छोड़ देंगे क्या? बोलिए, हिम्मत है? सीआर पाटिल की रैली में कई लोग मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग कहा था, फोटोज है। आप भाजपा के फेसबुक पेज पे, सीआर पाटिल के पेज पे जाके, मेरे पास स्क्रीनशॉट अवेलेबल है, मुझे लग- मैं दिखा देता हूँ। अगर ये ना हो तो मैं छोड़ दूंगा राजनीति, अगर ये हो तो ये गोयल साहब छोड़ देंगे राजनीति क्या? बताइए गोयल साहब, आप स्वीकार करेंगे? हाँ बोलिए, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, क्या बोल रहे हो आप, क्या जी, करोगे? कृतार्थ, आप अपने सवाल दोहरा दीजिए। और स्क्रीन पे आप और गोयल साहब ही रहने वाले हैं। फेस जी, भाजपा के प्रदेश के फेसबुक पेज पे, सीआर पाटिल के पेज पे, सीआर पाटिल की गांधीनगर में, गांधीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव की प्रचार की फोटोज है। वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, आप मास्क रैली की नहीं है, बात कर रहे थे, वो अभी फोटो है कि अभी वो आप निकले। रैली की बात कर रहे थे, अब वो, अभी आप हाँ, रैली की सीआर बात कर पाटिल रहे की थे, रैलियां हुई है वहां पे। सीआर पाटिल दिखाओ की रैली, रैली नहीं दिखाओ, हुई है वहां पे। अगर हुई दिखाओ हो तो रैली, आप राजनीति छोड़ रैली देंगे, मैं दिखाओ, आपको फोटो दिखा देता हूँ। मैं दिखा आप देता रैली हूँ, आप दिखाओ, राजनीति छोड़ देंगे? चैलेंज दिखाओ स्वीकार रैली, करते अभी हैं? दिखाओ, अभी फोन बोलो खोलो, चैलेंज। अभी फोन खोलो, दिखाओ रैली, दिखाओ रैली, अरे दिखा देता हूँ, आप राजनीति छोड़ देंगे? दिखाओ। बोलो, आप राजनीति अभी छोड़ देंगे? चैलेंज स्वीकार करते हो? राजनीति तो मैं कभी की ही नहीं है रौनक कृतार्थ, पटेल का राजनीति तो एबी कांग्रेस करती है, नहीं है तो आप राजनीति भाजपा मैंने छोड़ कभी देंगे? की ही नहीं राजनीति है। छोड़ देंगे अगर फोटो निकल आए?
नहीं, हिम्मत नहीं है क्या? खाली राष्ट्रवादी कार्यकर्ता हूँ, भाजपा क्यों छोड़ूंगा? कृतार्थ, अगर कृतार्थ संभव हो तो मेरी पीसीआर टीम तक ये फोटो अभी के अभी भिजवा दीजिए, उसको स्क्रीन पे लाते शायद गोयल साहब को थोड़ा स्पष्ट कर दे। अगर आपके पास फोटो है तो भिजवाइए कृतार्थ, अभी के अभी मेरी पीसीआर टीम को फोटो भिजवाइए। मैं भिजवाता हूं, मेरी पीसीआर के सहयोगी को भेज दीजिए, वो स्क्रीन पे तुरंत ले आएंगे। ठीक है, तब तक सतीश सोनी, गोयल साहब आप अपने उत्तर को बाकी रखिए, पहले पिक्चर देख लीजिए उसके ऊपर। सोनी साहब आप कुछ लॉकडाउन के बारे में जिक्र कर रहे थे, मैं डिबेट के फ्लो को कहीं और जाने नहीं देना चाहता था, आप थोड़ा सा समय बाकी है, आप अपनी बात रख लीजिए। जैसे कि अभी गोविंद साहब ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से काफी दिक्कत होती है और लॉकडाउन इज नॉट इजी फॉर द स्टेट। महाराष्ट्र में भी हालांकि अभी यहाँ पे जो 5 तारीख का रात को से लागू किया गया है 30 अप्रैल तक, इट इज कॉल्ड लॉकडाउन ओनली एसेंशियल सर्विस ही अवेलेबल है, जैसे ग्रोसरीज, मेडिकल स्टोर या तो ये जो मिल्क वाले। तो बॉम्बे जो फाइनेंशियल कैपिटल है, तो यहाँ पर भी लॉकडाउन लागू पूरा स्टेट में किया गया है, रात को कर्फ्यू है, लेकिन दिन को भी लॉकडाउन ही जैसा है। तो बॉम्बे शहर में अकेले सिर्फ फेडरेशन रिटेल ट्रेडर्स एसोसिएशन से 300 करोड़ का नुकसान जा रहा है और पूरा महाराष्ट्र में देखा जाए तो 13 करोड़ से लेके 1300 करोड़ तक का नुकसान। ठीक, कृतार्थ के पिक्चर आ जाए तो स्क्रीन पे चलेंगे, कृतार्थ के पिक्चर आ जाए तो स्क्रीन पे चलेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तब तक एक सवाल। ठीक है सोनी साहब, ठीक, हाँ मैं अच्छा बोल लीजिए सोनी साहब बोल लीजिए। में इमरजेंसी में इलेक्शन पोस्टपोन किया गया था, तो अभी जैसे कि पिछले साल से भी ये साल अगर कोरोना की जो स्थिति है काफी डेंजरस है, तो क्यों लोग जो इलेक्शन है वो पोस्टपोन नहीं किया गया? ठीक, सवाल सही है गोयल साहब, इस पे आप उत्तर दे दीजिए, फिर मैं अपना जवाब दे देता हूं। जैसे मैंने बात की कि कल जो सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने जो परसों टकोर की थी राज्य को, उसके साथ सरकारी वकील ने डिस्कस करके जो वर्डिंग दिए थे, वो वर्डिंग के हिसाब से जो स्टेप्स लेने चाहिए थे वो स्टेप, और जो राज्य की स्थिति है उसकी फिर आप डिबेट को भटका रहे। हाई कोर्ट ने 3 या 4 दिन लॉकडाउन करने का कहा था, हम तो कर्फ्यू को 1 घंटा बढ़ाने तक रुके। अब वो बात छोड़ दीजिए। हाँ, जैसे भी परिस्थिति को साझा करते हुए जो भी जरूरत पड़ेगी वो राज्य सरकार जरूर करेगी, उसमें कोई हमारे लिए चले करेंगे आते हम फ्यूचर टेंस में ही बात करें, वर्तमान में तो हम जी नहीं रहे। खैर गोयल साहब मुझे खाली एक हल्का सा, एक छोटा सा, मैं क्या मेरे दर्शकों की शांति के लिए पूछ रहा हूं, क्या हमारे गुजरात के अंदर कोरोना के जितने भी मरीज है, अगर जरूरत पड़े, भगवान ना करे पड़े, पर पड़े तो क्या हमारे पास ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त है? ऑक्सीजन की मात्रा सुजल, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पर्याप्त है। जो ऑक्सीजन का उत्पादन है उसमें भी 60% सबको ये मेडिकल लाइन के लिए ही रखने के लिए भी एक आदेश, और ये जो ठीक है मैं मान लेता हूं, पर और ये सरकारी अस्पताल है, निजी अस्पताल है, उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई नियमित रूप से जा रही है? जी नियमित रूप से जा रही है सुजल। ठीक है, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, मेरे सहयोगी जीतू को कहूंगा वो स्क्रीन पे वीडियो रखे। एक ये इसको आलोचना ना समझना, हो सकता है इसे एक दिशा निर्देश आप लोगों को मिल जाए। जीतू वो वीडियो दिखाइए जो भयावह परिस्थिति को बयां करता है। कुछ कहोगे तो पूरे राज्य में कुछ 1-2 जगह कुछ बना हुआ होता है तो उसको भी सुधारने की कोशिश जरूर। नहीं, आप सुन लीजिए ना, हम जब विकास मॉडल है, विश्वगुरु बन गए, तो हमसे 1-2 चूक भी ना होनी चाहिए, ये मेरी मान्यता है। सुन लीजिए जीतू, आप वीडियो रखिएगा। હું ડોક્ટર હિરલ ગોસાઈ, શિફા મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલમાંથી, અમારી પાસે અત્યારે કોવિડના 28 પેશન્ટ છે, જેમાંથી 22 પેશન્ટ સિરિયસ છે, 4 પેશન્ટ અમારા વેન્ટિલેટર પર છે, 6 પેશન્ટ અમારા બાયપેપ પર છે અને ઓક્સિજનની અછત સર્જાઈ રહી છે। ઓક્સિજનનો પૂરતો પુરવઠો ક્યાંયથી મળી રહેલ નથી। અત્યારે મેનેજમેન્ટ, ડોક્ટર તેમજ પૂરો સ્ટાફ એકદમ પ્રેશરમાં છે કે ઓક્સિજનની વ્યવસ્થા ક્યાંથી કરવી। અમારી સામે પેશન્ટનું ઓક્સિજન લેવલ ઓછું થઈ ગયું છે અને ઓક્સિજન મળતા નથી। મારું એક નિવેદન છે કે ઓક્સિજનના પુરવઠા માટે કંઈક
મદદ કરવી જોઈએ. અમારી હોસ્પિટલ ઉપરાંત કોવિડની જેટલી પણ હોસ્પિટલો છે એ દરેક હોસ્પિટલમાં આ પ્રકારની અછત અત્યારે સર્જાઈ રહી છે અને દરેક દર્દી અત્યારે મુશ્કેલીમાં મુકાઈ રહ્યા છે. તો સરકારને એક નમ્ર વિનંતી છે કે ઓક્સિજન માટે પૂરો કંઈક પ્રયાસ કરવો જોઈએ. દરેક હોસ્પિટલને કંઈક મદદ કરે એવી અમારી અપીલ છે. तो ये हालत है. ये अहमदाबाद के एक अस्पताल का है, निजी अस्पताल है, एक आपने प्राइवेट ध्यान से हॉस्पिटल सुना के होगा. वहाँ का है। हाँ, मैंने सुना एक प्राइवेट हॉस्पिटल के वहाँ का, और ऑक्सीजन कमी होने की वो बात कर रहे हैं, और कब का वीडियो है वो मुझे सुजल पता नहीं है। नहीं, बट वो जब आज ही का है, 5 दिन पहले मैं पुष्टि हाँ, करता आज ही हूँ. का आज ही का है. हाँ, आज ही का अगर वीडियो है तो जो मैंने जैसे आपको बोला कि जो ऑक्सीजन का उत्पादन है उसका 60% उत्पादन मात्र ये मेडिकल के लिए ही किया जाए, उसके आदेश 3 दिन पहले राज्य सरकार ने दे दिए हैं। और मैं उनसे भी विनती करूंगा कि वो सरकार का संपर्क करें, कहीं ना कहीं चलिए, से बहुत 100% धन्यवाद. अगर ऑक्सीजन की सरकार व्यवस्था तक आप ट्रांसफर कर दें। बात पहुंचाने का जरिया बनते हैं तो मैं आपको धन्यवाद जरूर दूंगा. जी, सुजल, लेकिन 100% वो आपको हमारी निश्चित रूप से जिम्मेदारी है, उसमें ये कोई वो नहीं है। आपको निश्चित रूप से ये बात मुझसे साझा करनी पड़ेगी कि आपने किन हालात में कब और किसे ये जानकारी दी, ताकि मुझे एक आश्वस्त हो जाऊं कि ना वाकई किसी की मदद हो गई. इसमें मैं राजनीति नहीं चाहता हूं गोयल साहब. नहीं सुजल, 100%. जब राज्य की कोई भी जनता की स्वास्थ्य या तो उसकी तकलीफ की बात आए तो एज ए ह्यूमन भी हमको खड़ा रहना चाहिए, और हम ठीक. पार्टी के रूप से भी और मानवता के रूप से भी हमेशा लोगों के साथ खड़े रहे. ठीक है, मेरा आखिरी सवाल आप सबसे है. गोयल साहब, आप हो सके तो आखिरी में उत्तर दीजिएगा, क्योंकि आप सत्ता की ओर से आए हुए हैं. कहीं ये ना हो जाए कि आप कहे कि मैं बोलना चाहता था. मैं बारी बारी तीनों पैनलिस्ट से एक ही सवाल कर रहा हूं, और वो तीनों पैनलिस्ट आपका जवाब सुनकर ही आश्वस्त होकर ही जाएंगे. मेरा एक छोटा सा सवाल है आप सभी से. गोयल साहब उत्तर दे देंगे, और सरकार की ओर से आते सरकारी प्रवक्ता है तो जाहिर सी बात है उनसे ही जवाब लिया जाएगा. क्या रात के लॉकडाउन से हम कोरोना को रोक पाते? अगर हाँ है तो ठीक है, कैसे? और अगर ना है तो रात का कर्फ्यू क्यों ना हटाया जाए? मैं शुरुआत करूंगा सतीश जी से, क्योंकि वो मुंबई के हैं, वहीं से हालात आएंगे. फिर मैं तरुण ठक्कर साहब के पास आता हूं, फिर मैं कृतार्थ आपके पास आऊंगा, और उसके बाद गोयल साहब का जवाब सुन के मैं ये चर्चा को विराम दे दूंगा. सोनी जी. मेरी आवाज आप तक पहुंच गई सोनी साहब? कृतार्थ, आपने मेरा सवाल सुन लिया? जी, मैंने सुन लिया. कृतार्थ, आप जवाब दे दीजिए. सोनी साहब में कुछ दिक्कत आ रही है इंटरनेट के जमाने में. बोल रहा हूँ, कृतार्थ भाई का जवाब नहीं, उनका आवाज नहीं आ रही है. अच्छा, सोनी साहब आप तक मेरी आवाज पहुंच गई? प्रणव जी को बोले. ठीक है, प्रणव जी आप दे दीजिए. सर, मेरे ख्याल से आंशिक जो कर्फ्यू होता है ना, वो उस टाइप का कुछ मिक्स करना चाहिए, ताकि किसी के रोजगार भी ना बिगड़े. और जो कई ऐसी जगह है कि जहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं बिना वजह, तो उनके ऊपर रोक लगाई जाए, वो बराबर है. लेकिन किसी के काम धंधे बंद करके, मतलब जो रात का जो बिजनेस कर रहे हैं लोग 7-8 बजे के बाद का, तो वो बहुत सारी ऐसे लोग हैं जो बेकार हो जाएंगे और जिनकी परिस्थिति बहुत हालत खराब हो जा सकती है. क्योंकि कर्फ्यू अगर नाइट को इम्पोज करते हैं, जैसे कि बॉम्बे में रात को 8 से लेके सवेरे 7 बजे तक है, तो लोग घर में ही पहुंच जाते हैं. रात को जैसे कि गोयल जी ने मुझे लगता है कहा, कि सबकी आवाज एक साथ में आ रही है. हाँ, ठक्कर साहब 2 मिनट. अब वो जोड़ चुके हैं तो ठक्कर साहब 1 मिनट आपको फिर से मौका दे दूंगा. सोनी साहब आप अपनी बात खत्म कर लीजिए फटाफट. मैं 1 मिनट से ज्यादा नहीं दे पाऊंगा. अब जब बोलने का बोलता हूं तो सोनी साहब के पास आवाज चली जाती है. ठक्कर साहब आप बोल लीजिए. नहीं, उनके पास लेट से आवाज पहुंचती है. पर इतनी भी लेट नहीं होनी चाहिए. अब तो बुलेट ट्रेन आ गई है भाई. नहीं, ये अभी अगर सोनी साहब मेरी आवाज सुन रहे हैं तो वो अब मुझे आपकी आवाज आ रही है. सोनी साहब अब आप संयमित हो जाए. आप चुप रहिए 1-2 मिनट के लिए. ठक्कर साहब आप अपनी बात खत्म कर लीजिए. मेरे ख्याल से इसको मिक्स करना चाहिए कि बहुत सारी ऐसी जो बिजनेस है उनको अप्रूव करके चालू रखना चाहिए.
हाँ, ठीक। जो बिजनेसेस ऐसे हैं जो दिन में चालू रह सकते हैं और रात में भी जो चालू रखते हैं, उनके ऊपर थोड़ा होल्ड रखिए कि भी रात को आप बिजनेस नहीं कर सकते, ताकि वो दिन में पूरा अपना धंधा कर सके। रात में जो बिजनेस करने वाले हैं उनको थोड़ी छूट दी जाए कि वो भी अपना घर चला सके। सर, सारी सारी चीजें सबके लिए एसेंशियल होती है। सबसे एसेंशियल ये चीज है कि अपने फैमिली का वो पेट भरना। ठीक। अगर अगर आप दिन में बिजनेस करते हो और आप अपने फैमिली को पैसे कमा के देते हो जिससे आपका घर चलता है, तो जो रात को बिजनेस करने वाले हैं उन लोगों का क्या घर नहीं है, उनके बाल बच्चे नहीं है? आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि भी दिन में इतने ही बिजनेस चलते हैं जो चलते रहे, रात को ये सब आप बिजनेस नहीं कर सकते जो आप दिन में कर रहे हो। जो रात वाले बिजनेस है उनको ही छूट मिलनी चाहिए। जो मिक्सअप है ना वो करना चाहिए, ताकि जो रात को बिजनेस कर रहे हैं उनके घर भी चले और जो दिन में बिजनेस कर सकते हैं वो भी चले। मुझे लगता है कि कर्फ्यू को थोड़ा मिक्सअप करके चलाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, मैं खुद लॉयर हूँ तो मुझे मतलब थोड़ा पता ज्यादा रहता है कि बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं कि जो रात को बिजनेस करने वाले होते हैं उनकी मतलब इंस्टॉलमेंट पे नहीं हो रही है, उनके घर पे बहुत हालत खराब है, हाँ ऐसी ठीक बहुत है, सारी कुल चीजें हो मिला रही के है। उनको उनको जीना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ये हालात हर देश में हर जगह पर है, देश में हर जगह पर ये हालत है। लेकिन सोनी साहब, आप, मैं 1 मिनट से ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा, आप अपनी बात रख लीजिए, गोयल साहब का जवाब लेके चर्चा को ख़त्म करते हैं। सुजल भाई, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं एक बार यहाँ से निकलूं, क्योंकि 7:20 बज गए हैं और मुझे अपने घर पे नहीं, पहुंचने में मैं मैं कम से मैं कम समझ 20 रहा से हूँ, मैं समझ 25 रहा हूँ। मिनट जी, धन्यवाद, धन्यवाद ठक्कर साहब। ठीक है गोयल साहब, आप 2 मिनट रुक जाइए, जवाब सुन लीजिए। मैं चर्चा को ख़त्म कर रहा हूँ। गोयल साहब, आप अपना जवाब दे दीजिए। सुजल, मैं लास्ट के 1 मिनट में डिस्कनेक्ट हो गया था, बट जैसे आपके नेता ने जो बात की, प्रणव भाई ने, कि जो डिफाइन करना चाहिए कि रात को जो बिजनेसेस कर रहे हैं, खाली रात को जो कर रहे हैं उसके भी पेट भरने चाहिए, और दिन में जो बिजनेस कर रहे हैं उनका भी चल रहा है, वो डिफाइन 100% करेंगे। और मैंने जैसे आपको बताया कि राज्य सरकार हर एक के सुझाव जो है वो आकर सम्मति है, उस पर पूरा अभ्यास करके जो भी अगले कदम लेने होंगे राज्य की जनता की हित में, मैं आपको दिलासा दिलाता हूं कि 100% राज्य सरकार लेगी। उसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई एक चीज के लिए हम पूरे राज्य की जनता को क्वेश्चन मार्क में रख देंगे। राज्य की जनता की सुखाकारी के लिए जो भी कदम उठाने पड़ेंगे वो राज्य सरकार बखुदा उठाएगी। ये टीवी के माध्यम से मैं आपको साझा करना चाहता हूँ। जी, धन्यवाद ठक्कर साहब, धन्यवाद गोयल साहब। कृतार्थ आपका भी बहुत बहुत थैंक्स। धन्यवाद। और सोनी साहब, मुंबई से भी इस हालत में वो भी आप कांग्रेस हमसे वाले जुड़े, भैया चले गए उसके ना, लिए उसको बोल धन्यवाद। देना कि वो अब मैं चर्चा को यहीं पे रोकूंगा और मैं आपको सभी को बता देता हूं कि कोरोना की इस चर्चा में जिन्होंने जो पक्ष रखा है, इसमें से अगर आप हल्की सी राजनीति आई है उसको निकाल कर अगर समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आने वाले हालात में कोरोना से लड़ने के लिए हम कितने सक्षम हैं, हमारी सरकार क्या क्या कदम उठा रही है। चर्चा में महत्व की एक बात ये थी कि जो रात को धंधे करते हैं, अपना रोजगार चलाते हैं, रात के कर्फ्यू से उनकी हालत बड़ी खराब हो रही है। राज्य सरकार को इन परिवारों के बारे में सोचना चाहिए। अगर राज्य सरकार यही सोच रही है कि रात के लॉकडाउन के बगैर कोरोना फैल जाएगा, तो सबसे पहले उनके परिवारों को बारे में सोचना चाहिए जो रात को अपना रोजगार चलाते हैं। और राज्य सरकार नहीं सोच रही है तो उनके लिए एक विकल्प खड़ा कर देना चाहिए। चर्चा में आज केवल इतना ही। फिर से इसी विषय पे आपके साथ चर्चा में जुड़ेंगे। तब तक के लिए छुट्टी दीजिए और देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़।